नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड ऐसी कैटेगरी जो खास तौर पर किसी स्पेसिफिक लक्ष्य के लिए बनाई गई है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग और बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग। आज बताएंगे सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड बाकी इक्विटी फंड से किन मायनों में अलग है और कैसे लगता है इन पर टैक्स। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ है दो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स, पूनम रुंगटा और पूजा भिंडे। पूनम और पूजा दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु में आज इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। किसी भी निवेशक की लाइफ में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्ष्य आते हैं। लॉन्ग टर्म लक्ष्य बहुत ही स्पेसिफाइड लक्ष्य होते हैं जो हम रिटायरमेंट प्लानिंग और बच्चों की पढ़ाई या फिर उनकी शादी की प्लानिंग करते हैं, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम उसी के सवाल भी हमारे पास आते हैं। अब इस टारगेट को साधने के लिए कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जो स्पेसिफिकली इन्हीं लक्ष्यों पर काम करते हैं। सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की हम बात कर रहे हैं। पूनम, सबसे पहले ज़रा आपसे समझना चाहेंगे, ये सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड है क्या? क्या ये म्यूचुअल फंड की कोई एक अलग कैटेगरी है? स्वाति, हमारे देश में रिटायरमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह कोई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। सो बिकॉज जिस तरह डेमोग्राफिक्स कंट्री में चेंज हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, तो बहुत ही बड़ा एक फाइनेंशियल प्लानिंग का इम्पोर्टेंट हिस्सा और अहम हिस्सा है रिटायरमेंट प्लानिंग। और साथ ही जिस तरह हमारे यहाँ बच्चों को एजुकेशन और आपने शादी की बात करी, ये दोनों ही बहुत ही अहम गोल हैं हर एक की फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं या नींव रखते हैं, तो उसमें ये दो अलग और बहुत गोल्स के साथ ये गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, और साथ ही ये बहुत लंबे भी होते हैं। इसकी अवधि सबसे लंबी होती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तो ये दोनों गोल्स के लिए सेबी ने आइडेंटिफाई करे हैं, और दो अलग से एक अलग कैटेगरी सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की अलाउ करी है, जिसके तहत आप इन दो पर्टिकुलर गोल्स को ध्यान में रखते हुए निवेश कर सकते हैं। हालांकि आपका कोई और गोल हो और आप इन फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई उसमें प्लान नहीं है। ऑफ कोर्स चिल्ड्रन गोल में बच्चों के नाम पे होगी प्लानिंग, तो उसमें आपको बच्चे का नाम चाहिए। अदर देन दैट आप इसमें निवेश कर सकते हैं, पर इसमें कुछ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये 100% इक्विटी फंड्स तो और हाइब्रिड इन कैटेगरी में आपको मिलेंगे, मगर इसमें कुछ लॉक इन पीरियड दिया हुआ है। जिस तरह बच्चे की जरूरत होगी उतना, यानी 5 इयर्स तो कंपल्सरी लॉक इन है ही, बट इन केस ऑफ चिल्ड्रन सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स आपको 5 साल या बच्चा जब तक 18 साल का ना हो जाए तब तक का लॉक रहेगा, विच एवर इज अर्लियर। एंड सेम गोज फॉर रिटायरमेंट, या तो 5 साल का लॉक इन, या आप 65 इयर्स जो रिटायरमेंट एज मानी गई है म्यूचुअल फंड्स में, वो एज तक आप उसमें से पैसा अगर निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड बहुत ज्यादा भरना पड़ेगा, यानी काइंड ऑफ लॉक इन है। तो डिसिप्लिन सेविंग के साथ और ये छूट ना देते हुए कि आप बीच में ये पैसा जो पर्टिकुलर गोल के लिए आपने सेव किया है कहीं और आप यूज ना कर पाए, इसलिए इस गोल को बहुत आसानी से अचीव करने के लिए इस तरह के सॉल्यूशन ओरिएंटेड गोल्स सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी है। जो और म्यूचुअल फंड्स की तरह ये भी म्यूचुअल फंड्स फंड मैनेजर्स इन्हें इक्विटीज और डेट के और जो भी हाइब्रिड कैटेगरी आपने चुना है उसमें निवेश करते हैं। तो फंड्स तो वही हैं, बट इनके फीचर्स थोड़े से बदल गए। बिल्कुल। अब तक हमने देखा जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हो गया, उसमें हम देखते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक इन्वेस्ट करना ही है। पीपीएफ है, वो भी बच्चों के लिए लोग खोलते हैं या फिर रिटायरमेंट के पर्पस के लिए, या सुकन्या समृद्धि। मैंडेटरी लॉक इन गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स में ज़रूर रहा है, तो शायद म्यूचुअल फंड ने भी इस प्रॉब्लम को साधने के लिए एक लॉक इन वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया, जिससे कि कम से कम आप डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आप करें, जिसमें रिटायरमेंट और चिल्ड्रंस एजुकेशन की हम या उनके फ्यूचर की प्लानिंग की बात कर रहे हैं। मैं पूजा, यहाँ पर आपसे सबसे पहले चिल्ड्रन फंड की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही टाइमली इम्पॉर्टेंट किसी भी निवेशक की लाइफ का टारगेट होता है। एक चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड की क्या खासियत है? क्यों एक बच्चे के फ्यूचर की प्लानिंग के लिए कोई चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड ही चुने, जबकि मार्केट में तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, कोई भी चुना जा सकता है, पर चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड ही क्यों?
जी बिल्कुल स्वाति, जैसे आई थिंक पूनम ने भी राइटली कहा कि एक सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड मतलब एक कैटेगरी इस तरीके से दर्शाई गई है कि भाई बच्चों के लिए अगर फंड इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो क्या ये एक अलग कैटेगरी है, क्या इसमें अलग तरीके से कुछ इन्वेस्टमेंट होने वाला है। सो बेसिकली मेरे हिसाब से एक माइंडसेट है, एक डेडिकेशन, एक डिसिप्लिन तरीके से अगर निवेश करना है। जैसे मैं नॉर्मली ये कहती हूँ कि अगर एक इंसान जब प्लानिंग करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी फैमिली की करता है, तो उसमें उसको कितने सारी चीजें हैं, लाइक उसको घर खरीदना है, उसको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, उसको बच्चों की प्लानिंग करनी है। सो वैसे ही वो अपने अकाउंट से या अपनी वाइफ के अकाउंट से, ये लोग दोनों ही जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी के लिए, गोल्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं टूवर्ड्स मे बी बाइंग अ हाउस, मे बी रिटायरमेंट और ऐसा सब। चिल्ड्रन के लिए एक तो एक बहुत अच्छी सलाह ये भी है, क्योंकि स्वाति हमने देखा कि अभी 10 साल का बच्चा भी क्यों ना हो, बैंक अकाउंट उनका आप खोल सकते हैं। माइनर की एसआईपी तो पहले से ही थी, शुरू थी, बट ज्यादातर लोगों ने ट्रैक्शन तब इसका देखा जब हमने इसमें रिटर्न्स देखे। जैसे अचानक से कुछ टाइम के पहले अगर हमने देखा तो सोल्यूशन ओरिएंटेड चिल्ड्रन फंड, क्योंकि रिटर्न्स अच्छे आए हैं, चलो लेट्स इन्वेस्ट। लेकिन द होल आइडिया टू इन्वेस्ट इन अ चिल्ड्रन फंड इज फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे हिसाब से एसआईपी या कोई भी हम चिल्ड्रन एजुकेशन की प्लानिंग भी करते हैं ना, वो उनके अकाउंट से की जानी चाहिए, ताकि हस्बैंड या वाइफ अगर दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दोनों एक पर्टिकुलर अमाउंट मंथली लमसम जो भी मोड से उन्हें पैसा उनको गिफ्ट करना है एज अ गिफ्ट, दे कैन गिफ्ट टू देयर चिल्ड्रन। सो वो चिल्ड्रन अकाउंट जो बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। प्लस बच्चा जब तक माइनर है तब काफी फेस्टिव के टाइम पे उनको काफी सारे गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, तो वो एक अकाउंट उनका क्रिएट होता है। अब उस अकाउंट से जब निवेश करना है उनके एजुकेशन की या उनके हायर एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, तो हम जब म्यूचुअल फंड्स के सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें लगता है कि एक चिल्ड्रन फंड तो होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आप चिल्ड्रन फंड से बनाएं, क्योंकि उसके भी प्लस और माइनसेस हैं। लेकिन एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जब हम बनाते हैं बच्चों के लिए, चाहे हम उसमें फ्लेक्सी कैप डालें, एक मल्टी कैप डालें, फिर एक चिल्ड्रन ओरिएंटेड जो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड है जिसमें हाइब्रिड कैटेगरी, डेट, इक्विटी सब कुछ है। ऑब्वियसली अगर हम लॉन्ग टर्म होराइजन देख रहे हैं 5 इयर्स एंड अबाउ, हम इक्विटी वाला ही देखेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में भी मैं देख रही हूँ एक आध ऐसे चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड्स हैं, कैश में भी 22% है, एंड इक्विटी पोर्टफोलियो जो है मेजरली 70-75% के आसपास, उसमें भी स्मॉल कैप जो है उसमें 40% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में है। सो रिस्क फैक्टर है, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है क्योंकि उसका लॉक इन है। जब फंड मैनेजर के पास ये लिबर्टी है कि रिडेम्पशंस नहीं आने वाले हैं एंड ही कैन प्ले अराउंड द मार्केट वॉलेटिलिटी, इस वजह से ये एक अग्रेसिव भी हो जाता है। सो डेफिनेटली चिल्ड्रन ओरिएंटेड का आप एक फंड रखें पोर्टफोलियो में, एंड एट द सेम टाइम दूसरे फंड्स जो हैं वो डाइवर्सिफाइड रेगुलर फंड्स रखें। और स्वाति जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, क्यों चिल्ड्रन फॉर फंड एक ही होना चाहिए, क्योंकि एक दो चीजें, एक तो 5 ईयर का लॉक इन जिस वजह से हम एग्जिट नहीं ले सकते, जैसे पूनम ने भी कहा कि टिल द एज ऑफ 18 विच एवर इज फर्स्ट आप फिर निकाल सकते हैं। नॉर्मली लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम जल्दी रिडेम्पशन लेते नहीं है, लेकिन चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड्स में एग्जिट लोड भी लग जाता है, तो वो भी अराउंड 3% के आसपास है। अगर आप 15 की साल में एंट्री ले रहे हैं और 18 पे 3 साल ही हुए हैं, लेकिन आपकी एज मेजॉरिटी हो गई और आपको 5 ईयर लॉक इन नहीं लगता है, अगर आप निकालते हैं तो वहां पे आपको एग्जिट लोड ज्यादा लग जाता है। सो ये चीजों को ध्यान में रखना है कि आप कौन सी एज से एंट्री ले रहे हैं, क्या लॉक इन है, क्या गोल है, कितने साल के लिए निवेश करना है। एंड चिल्ड्रन ओरिएंटेड या सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपके पोर्टफोलियो में फॉर्म पूरा नहीं होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज या पोर्शन आप उसमें एसआईपी डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो रिटर्न्स है ना स्वाति, बिकॉज ऑफ द लॉक इन एंड बिकॉज ऑफ द फंड मैनेजमेंट स्टाइल, बहुत अच्छे रिटर्न प्रोडक्ट पास्ट में देखे गए हैं। एंड हम एक इस तरीके का एक फंड रख सकते हैं स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन एजुकेशन। यस। पूनम एक बात बताइए, ये जो चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड है या सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की हम बात कर रहे हैं, जैसा आपने और पूजा ने भी बताया, हाइब्रिड फंड के कैटेगरी में भी आते हैं, इक्विटी डेट का मिक्स है, ऐसे फंड्स होते हैं यूजुअली। क्या 5 साल का जब मैच्योरिटी हो जाती है उसके बाद भी ऐसे फंड में कंटिन्यू किया जा सकता है एज अ नॉर्मल फंड? एक स्पेसिफिकली जैसे पूजा ने एक बात बोली कि आप किस टाइम पे एंट्री ले रहे हैं, माने बच्चों के लिए ही,
आपको प्लान करना है कि मानिए उस कॉलेज की पढ़ाई के लिए या हायर एजुकेशन के लिए हमने एक चिल्ड्रन एजुकेशन फंड में, चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड में पैसे डाल दिए, दैट मीन्स आपके दिमाग में वो 5 साल का होराइजन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के हिसाब से आपको पैसे डालने चाहिए एक फंड में? ये जो दोनों गोल्स है ना स्वाति, ये किसी भी इंडिविजुअल अगर जस्ट उनकी शादी हुई है या जस्ट कमाना शुरू किया है तो ये बहुत लंबे गोल्स होते हैं। और जैसे कि हमें कंपाउंडिंग के मैजिक के बारे में पता है कि जितना लंबा समय दिया उतना आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। कंपाउंडिंग का मैजिक जो एट्थ वंडर कहा जाता है वो आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो कभी भी आप 5 साल का होराइजन समझिए, बिकॉज 5 साल का लॉक इन है तो चलो मेरी रिटायरमेंट को 5 साल बचे हैं, मैं अभी SIP शुरू कर दूं, तो यू विल नेवर बी एबल टू अचीव दैट गोल। इसके लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताऊंगी कि समझो किसी इंडिविजुअल ने 30 या 35 साल में ये सोचा कि मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट फंड में निवेश करना शुरू करता हूँ, जिसमें मिनिमम लॉक इन इज 5 years एंड मैक्सिमम इज टिल यू रिटायर विच एवर इज अर्लियर। तो आपने ये सोच के निवेश करना शुरू किया कि मैं जब तक रिटायर नहीं होऊंगा तब तक मैं अगले 30 साल तक इसमें डिसिप्लिन तरीके से महज 5,000 रुपए निवेश करूंगा। तो अगर आप 5,000 रुपए से अगर निवेश करना शुरू करते हैं तो रिटायरमेंट तक आप सिर्फ 5,000 से आप 2 से 3 करोड़ के बीच में पैसा अचीव, सिर्फ 12% के रिटर्न से आप 2 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हैं। और अगर आप आज के रियल रिटर्न्स देखें जो रिटायरमेंट फंड्स ने दिए हैं, जो मोर देन 20% है, क्योंकि जैसे पूजा ने बहुत अच्छे से समझाया कि बिकॉज ऑफ इट्स लॉक इन कैरेक्टर रिडम्पशन प्रेशर्स कम होता है, तो फंड मैनेजर्स की जो स्ट्रैटेजी होती है निवेश की वो अलग होती है। तो इन्होंने 20 से 22% के जितना रिटर्न दिया है, तो अगर 20% रिटर्न में आगे 30 साल मान के चलूं तो यू कैन क्रिएट अ कॉर्पस ऑफ 10 crores। तो ये इस तरीके का मैजिक है। तो 5 साल का पीरियड समझ के तो हम कभी भी किसी भी लॉन्ग टर्म गोल के लिए या निवेश के लिए हम कम ही सलाह देंगे, बिकॉज एक तो इन्फ्लेशन को आपको फैक्टरिंग करना होगा कि आपका रिटायरमेंट पीरियड है जो 60 या 65 में शुरू होता है, बट इट कंटिन्यूज टिल 85-90, तो आपको उतने साल भी वो पैसा आपको इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करते हुए आपके रिटायरमेंट नीड्स को पूरा करना है। और साथ ही सेम गोज फॉर बच्चों की प्लानिंग ऑल्सो। जिस तरह से एजुकेशन इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो मुझे लगता है बच्चा जब पैदा हो तब से आप अगर निवेश शुरू करें तो 18 साल में जब बच्चे के हाथ में वो पैसे आ सकते हैं, या 18 साल में उसकी नीड्स जब हायर एजुकेशन की शुरू होती है, तो आप महज 15,000 रुपए की SIP से आप वो गोल को अचीव कर सकते हैं। 12% से आप उसमें करीब 75 to 1 करोड़ जमा कर सकते हैं। और वही जो आज की परिस्थिति हुई है, जो पास्ट रिटर्न्स दिए हैं अबाउट 20 to 22%, तो आप मोर देन 2.5 करोड़ जमा कर सकते हैं। तो इन गोल्स की शुरुआत अगर जितनी जल्दी की जाए उतना ही आप उसको एक पर्टिकुलर गोल को बिना किसी गैप से अचीव कर सकते हैं। आप जैसा आप देख भी रहे हैं, आपने 10 साल का भी एक इन्वेस्टमेंट होराइजन रखा बच्चे के लिए। 5,000 के SIP से ही शुरुआत की, 10,000 के SIP या फिर 15,000 बढ़ा के कर लिया। तो आप ऐसे 11 से 35 लाख तो 12% के रिटर्न के हिसाब से जनरेट कर ही सकते हैं। वहीं 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा और लंबा है। तो आप देखिए 5, 10 या 15,000 के निवेश से आप 12% के रिटर्न के हिसाब से 25 से 75 लाख का कॉर्पस अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको जल्दी शुरुआत करने की ज़रूरत है। और इसमें सिर्फ सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड ही नहीं, एक मिक्सचर ऑफ फंड्स, एक बैलेंस ऑफ फंड की सख्त ज़रूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद ज़रा चर्चा करेंगे कौन कौन से फंड्स हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में भी अवेलेबल, और खासतौर पर रिटायरमेंट की ज़रा चर्चा करेंगे और जानेंगे कि रिटायरमेंट के लिए स्पेशली एक सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड के अलावा और कौन कौन से विकल्पों की ज़रूरत है आपको। बने रहिए हमारे साथ। आज बात करें सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की। रिटायरमेंट और बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग के लिए कैसे ये हो सकते हैं लॉन्ग टर्म टारगेट का सोल्यूशन। हमारे साथ पूजा भिंडे और पूनम रूंगटा है, उनसे करें बातचीत। रिटायरमेंट पर ज़रा आते हैं। पूजा, पूनम ने चर्चा भी की कि रिटायरमेंट की प्लानिंग एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग या शॉर्ट टर्म व्यू से प्लानिंग नहीं कर सकते, एक लॉन्ग टर्म होराइजन की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, कुछ डिसिप्लिन्ड एक प्लानिंग के लिए रिटायरमेंट सोल्यूशन फंड भी अच्छे हो सकते हैं। क्या एक पर्टिकुलर टाइम है
जिसके तहत एक रिटायरमेंट फंड में एंट्री ली जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा तब उस फंड का फ़ायदा लिया जा सकता है? एज सच कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है। जैसे हम आज बात कर रहे हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल फंड में इस तरीके की कैटेगरी आने से एक सेपरेट बकेट क्रिएट कर दिया है फॉर अ पर्टिकुलर गोल, दैट्स इट। मैं इसमें आई वोंट बी सरप्राइज्ड स्वाति अगर फ्यूचर में हाउस के लिए भी इस तरीके का कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड आ जाए। यू नेवर नो, बिकॉज ये एक अच्छी प्रैक्टिस है इन अ वे। क्योंकि क्या होता है नॉर्मली जब इन्वेस्टमेंट होती है और जब एसआईपी लोग करते हैं, निवेशक करते हैं, तो हाउस गोल आता है, बीच में कार खरीदनी है या ट्रैवल आता है, ये सब के जमाजम में हम ये भूल जाते हैं कि इसमें से एक पोर्शन वाज फॉर रिटायरमेंट। अब कौन सी एसआईपी रिटायरमेंट को सोच के डाली थी, ये या तो आपको टाइमली आपके एडवाइजर के साथ बैठना है, एक्सपर्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ बैठना है, और वहां पे अगर आपको टाइमली वो याद रहे तो आप उसमें से रिडेम्पशन ना लें। सो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जरूरी है जो डिसिप्लिन से नहीं चलते कि भाई ये पर्टिकुलर फंड से मुझे पैसे नहीं निकालना है। और जैसे हम कैलकुलेशन की बात करें स्वाति, आई थिंक पावर ऑफ कंपाउंडिंग रिटायरमेंट जैसे गोल के लिए वंडर्स करेगा अगर आप जल्दी शुरू करेंगे। जैसे आज ही हम बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट को भी अगर समझो 25 साल है या 30 साल है, आपके पास वो 25 से 30 साल में पहले बच्चे की पढ़ाई भी आ जाएगी, बच्चे की शादी भी आ जाएगी। तो ऐसा ना हो कि आपके ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आपने ऑलरेडी सब कुछ निकाले और रिटायरमेंट के लिए कुछ बचा नहीं। जैसे हमने शुरुआत में भी समझा पूनम से कि रिटायरमेंट में सिर्फ एक ये म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट नहीं होता है, हमारे पास जो गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं, समझो आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है या इस तरीके के ऑप्शंस हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड में समझो एक रिटायरमेंट सोल्यूशन आ गया ना, तो वो एक माइंडसेट क्रिएट करता है। नॉर्मली अगर मैं कैलकुलेशन दूं, अगर हम 10,000 की भी एसआईपी करें और हमारे पास 30 साल का समय है, स्टेप अप जैसा एक अच्छा खासा ऑप्शन अगर हम लगा लें तो हम रिटायरमेंट पे 10 करोड़ जुटा लेंगे। अगर यही हमारे पास केवल 25 साल है तो एसआईपी अमाउंट सीधा डबल हो जाएगा। 20,000 की एसआईपी से हम ये रिटायरमेंट कॉर्पस जुटा लेंगे, और यही हमारे पास केवल 20 ही साल है और रिटायरमेंट है, तो आपको 45,000 की एसआईपी से मतलब और डबल से आप 10 करोड़। सो बेसिकली एक आइडियलिस्टिक फिगर होना चाहिए इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए। और एसआईपी जब 20,000 या 40,000 की हम एसआईपी करते हैं, आप वो 4 एसआईपी जो हम हमेशा कहते हैं, आप 3 या 4 एसआईपी करें, एक आप रिटायरमेंट सोल्यूशन जैसे फंड में कर सकते हैं अगर आपको वो डिसिप्लिन मेंटेन करना है। बाकी के जो है एसआईपी, क्योंकि लंबा समय है स्वाति रिटायरमेंट के लिए, डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप भी पोर्टफोलियो में शामिल करना है, क्योंकि ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड में डेफिनेटली रिटर्न ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, कहीं ना कहीं वो एक हाइब्रिड पोर्शन भी आ जाता है, थोड़ा बहुत डेट पोर्शन भी आ जाता है। सो आई डोंट वांट कि 100% अगर कोई हेवीली इन्वेस्टेड है सॉल्यूशन ओरिएंटेड में तो वो बेसिक मल्टी कैप कैटेगरी या मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न मिस कर जाते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट तो लंबा गोल है। जैसे पूनम ने भी कहा कि इन तरीकों के फंड्स में हम 5 साल पहले तो एंट्री नहीं लेते, ये तो एक डेडिकेशन या एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए लॉक इन दिया गया है, ताकि ये जो बीच में दूसरे गोल्स आए उसमें हम रिडेम्पशन ना लें। सो दैट्स इट। आई थिंक रिटायरमेंट भी आप रखें, चिल्ड्रन भी रखें, ताकि आपके गोल्स डिफाइंड हो, लेकिन अल्टीमेटली इट हैज टू बी अ लॉन्ग टर्म थिंग, एंड आपको एसआईपी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से पावर ऑफ कंपाउंडिंग को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यू करना है, एंड ना कि कोई और गोल आए बीच में और उसमें रिडेम्पशन लेना है। तो ये जो दोनों ही गोल्स हैं, क्योंकि इसके स्पेसिफिक फंड्स भी हैं पूनम, आमतौर पर लगभग कितना रिटर्न बना है ऐसे किसी फंड्स में, अगर हिस्टोरिकली हम अप टू 3 और 5 इयर्स देखें, क्योंकि 5 साल का तो लॉक इन ही है, तो 5 साल के लॉक इन में इन्वेस्टर्स के लिए कितना रिटर्न जनरेट किया है सर्टन रिटायरमेंट और सर्टन चिल्ड्रंस प्लान ने? देखिए स्वाति, ये दोनों ही सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में 2 तरीके के फंड्स हैं। हाइब्रिड भी हैं, मींस जिसमें डेट और इक्विटी भी है, कई में गोल्ड भी है, और कुछ हैं जो प्योर इक्विटी हैं। तो अगर आप प्योर इक्विटी की बात करें, जो प्राइमरीली जो एएमसीज इसमें बहुत एक्टिवली कर रही हैं, वो एसबीआई है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यूटीआई, आदित्य बिरला, निप्पॉन ऑफ कोर्स। तो इन सब ने, जो प्योर इक्विटी ने, सबने 20% के ऊपर रिटर्न्स दिए। आईसीआईसीआई प्रू का रिटायरमेंट प्लान देखेंगे तो उन्होंने लास्ट 3 साल में 27.8% और
5 साल का देखेंगे तो अबव 30% रिटर्न दिया है। सो रिटर्न्स आर वेरी फैंटास्टिक, क्योंकि इसमें जैसे हमने बार बार ये बात की है कि लंबा समय है और फंड मैनेजर के पास रिडम्पशन प्रेशर नहीं है, और जो गोल हैं आप उसमें डिसिप्लिन तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके के रिटर्न्स के साथ अगर चार्ट्स कैलकुलेशन करें, क्योंकि हमने अभी तक सारे कैलकुलेशन 12% के हिसाब से करें, अगर ये रियलिस्टिक फिगर के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा इसमें पोर्टफोलियो में आपको वेल्थ क्रिएट होगा। वहीं अगर हम हाइब्रिड की बात करें, क्योंकि दोनों तरीके की ऑप्शंस अवेलेबल है, आपका जो रिस्क एपेटाइट है, अगर आप मॉडरेट रिस्क के साथ निवेश करते हैं तो आप, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, कईयों को ऐसे लगता है कि हमें रिस्क नहीं लेनी है ज्यादा, तो वो हाइब्रिड कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं। तो उसके जो रिटर्न्स है वो थोड़े कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, बट सभी ने 12% के ऊपर रिटर्न्स बना के दिए। और पूजा, जो टैक्सेशन है, क्योंकि हाइब्रिड फंड है, कुछ किसी में डेट का जो कंपोनेंट है हो सकता है ज़्यादा हो, किसी में कम हो, तो क्या जो टैक्सेशन है उस पर डिपेंड करता है? तो किसी को अगर एक सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट करना है जिसका जो नेचर है मोर टुवर्ड्स हाइब्रिड फंड हो, तो टैक्सेशन पर भी गौर किया जाना चाहिए? जी डेफिनेटली। स्वाति, मेरे हिसाब से मेजरली, क्योंकि हाइब्रिड में भी अगर हम 65% एंड अबाउ एक्विटी है तो उसको एक्विटी टैक्सेशन ही लगेगा, एंड डेट ओरिएंटेड अगर है और अगर उसमें 65% एंड अबाउट डेट है तो डेट टैक्सेशन विच इज एज पर द स्लैब रेट, क्योंकि इसमें तो कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट अभी है नहीं। सो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हमें सिर्फ एक्विटी में देखना है, और डेफिनेटली क्योंकि ये सोल्यूशन ओरिएंटेड है ही लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से, तो आपको वही लॉन्ग टर्म का जो कैपिटल गेन टैक्स है वो लगेगा। डेट का जो है वो डेट इज एज पर स्लैब रेट, अलग से एज सच कोई टैक्स इसमें है नहीं। एटीसी बेनिफिट भी पहले हुआ करता था इन पर्टिकुलर फंड्स में, लेकिन अब वो भी वाइप्ड ऑफ हो गया है। वैसे भी अभी के लिए देखा जाए तो एटीसी बेनिफिट भी एज सच कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस जिसका रहा नहीं है बिकॉज ऑफ द न्यू टैक्स रिजीम। सो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कोई इसमें चेंजेस नहीं है, लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड आप पूरा का पूरा आपके पोर्टफोलियो में उसी के ऊपर आप बेस्ड ना रहें। जैसे हाइब्रिड भी एक अच्छा विकल्प है फॉर अ रिटायर्ड पर्सन या समबडी, क्योंकि रिटायरमेंट एज एंड 5 इयर्स, 50 के बाद, 55 के बाद और व्हाटएवर 50+ है, और अगर उन्हें डालना है तो एक इस तरीके का कॉम्बो फंड हो जाता है। सामने विजाविज देयर इज अ हाइब्रिड कैटेगरी आल्सो, जिसमें हमारे पास मल्टी एसेट भी है, हमारे पास बैलेंस एडवांटेज भी है। सो अगेन एज आई टोल्ड यू, इट्स अ लिटिल कस्टमाइज काइंड ऑफ थिंग। आपको एक बार आपके जो भी एक्सपर्ट एडवाइजर हैं या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ बैठना है, समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, उस हिसाब से लॉक इन कितना है, उस हिसाब से ऑलरेडी कितना फंड रेगुलर चल रहा है, उस हिसाब से। क्योंकि नॉर्मली स्वाति क्या होता है, ज्यादातर अभी जो चिल्ड्रन सोल्यूशन फंड्स है ना, वो लोग सिर्फ रिटर्न देखते हैं और मुझे भी 30% वाले फंड में डालना है, मुझे वो चिल्ड्रन फंड में डालना है, बट पास्ट रिटर्न से हमें कुछ नहीं ये ना। क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि यही फंड्स में स्मॉल कैप आज की तारीख में 40% है, लेकिन हाँ कैश में भी 20-22% बैठे हैं। बट लॉन्ग टर्म है तो आप एक इस फंड को आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली शामिल कर सकते हैं। डू नॉट मेक द एंटायर पोर्टफोलियो, दैट इज इट। बाकी आप रेगुलर फंड्स को आपके पोर्टफोलियो में शामिल करें। जी, तो एक जैसा हम पहले कह रहे थे, एक परफेक्ट मिक्स और बैलेंस फंड का रखें। रिटायरमेंट प्लानिंग और बच्चों के भविष्य की प्लानिंग, दो इम्पॉर्टेंट लक्ष्य, जिसके लिए गोल ओरिएंटेड फंड्स भी अवेलेबल हैं स्पेसिफिकली डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के लिए। अदरवाइज आपके पास जो नॉर्मल आप जिन भी फंड्स में SIP करते हैं उन फंड से भी ऐसे टारगेट पूरे किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के इस शो में हमारे साथ शामिल होने के लिए पूनम और पूजा, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।